अपर्णा मौजम। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने महामारी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर महामंथन के लिए कोरोना पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आज हम यूपी के 18 मंडल 75 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? वायरस के प्रहार से बचने के लिए यूपी के 18 मंडल कितने तैयार हैं? वायरस से बचपन बचाने का एक्शन प्लान क्या है? ब्लैक फंगस से बचाव का ब्लूप्रिंट क्या है? इस पर मंथन करेंगे। अमित, इस महामंथन में हमारे साथ 18 मंडल के 18 कमिश्नर एक साथ पहली बार टीवी पर लाइव रहेंगे, जो बताएंगे कि फिलहाल ग्राउंड पर क्या हो रहा है और आगे की तैयारी कैसी है। बिल्कुल अपर्णा, कोरोना पर ई कॉन्क्लेव की शुरुआत हम वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट के मंडलायुक्त के साथ करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तीसरी लहर का वार कैसे होगा बेकार? वायरस से बचपन बचाने का एक्शन प्लान, ब्लैक फंगस से बचाव का क्या है ब्लूप्रिंट? कोविड कंट्रोल के यूपी मॉडल का जमीन पर कैसे हो रहा है अमल? दूसरी लहर में यूपी मॉडल कितना सफल? महामारी से कैसे लड़ रहे हैं 18 मंडल? उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में फतेह हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जीवन और जीविका बचाने की खातिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में संक्रमण की चेन पर कैसे चोट की जा रही है? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लिहाजा न्यूज 18 आज आपको तमाम सवालों का जवाब उन जिम्मेदार अधिकारियों के जरिए देगा जो इस महायुद्ध के मोर्चे पर डटे हैं। न्यूज 18 पर 18 मंडल के 18 कमिश्नर कोविड कंट्रोल का ग्राउंड जीरो प्लान बताएंगे। वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट मंडल, इन 3 मंडलों में कुल 12 जिले हैं। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी जिले हैं। गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिले आते हैं, जबकि चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जब कहर ढाना शुरू किया तो इन मंडलों में भी लगातार केस बढ़ रहे थे। हर तरफ इसे लेकर सवाल था कि आखिर संक्रमण की चेन टूटेगी तो कैसे टूटेगी। लेकिन सरकार के निर्देशों पर अफसरों ने कमान संभाली और धीरे धीरे असर भी दिखने लगा। वाराणसी मंडल में 1 मई को कुल 1765 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 683 रह गया। गोरखपुर मंडल में 1 मई को 620 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 559 पर आ गया। इसी तरह चित्रकूट में 1 मई को 206 नए मरीज मिले थे। 20 मई को यह आंकड़ा 50% कम होकर 103 पर रह गया। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी संक्रमण की चेन पूरी तरह तोड़ने के लिए काम करना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है और संभावित तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है, इसी पर चर्चा करने के लिए कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं वाराणसी से कमिश्नर दीपक अग्रवाल, चित्रकूट से कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह और गोरखपुर से कमिश्नर जयंत नार्लिकर। हमारे साथ वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, चित्रकूट मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह और गोरखपुर मंडल के कमिश्नर जयंत नार्लिकर जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी दीपक अग्रवाल जी। 1 मई को वाराणसी में 1765 नए मरीज सामने आए थे और 20 मई को 683 जो आंकड़े बता रहे हैं। जहां 1 मई को तस्वीर डराने वाली थी सर, आंकड़े दहशत में ला रहे थे, वहीं 20 मई की तस्वीर एक बेहतर कल की ओर संकेत कर पा रही है। कैसे हुआ ये मुमकिन और इस वक्त हालात क्या हैं जो ये उम्मीद जगा रहे हैं कि हम बेहतर कल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो अप्रैल महीना का प्रथम सप्ताह था उसमें केसेस जब बढ़ने शुरू हुए और उसके बाद 20 अप्रैल के आते आते ये केसेस काफ़ी बढ़ गए और पूरे मंडल में अभी तक वर्तमान तक हमारे करीब 1 लाख केस आ चुके थे। और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ पर हम लोग ने कार्रवाइयाँ शुरू की और जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला था
टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का। उसको साथ में हम लोग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया और आज हम लोग मई माह में हमारे केसेस की संख्या काफ़ी घट गई है। जैसा कि आपने बताया, वर्तमान में हमारे पूरे मंडल में टोटल एक्टिव जो केस हैं वो केवल 7034 हैं और उसमें भी केवल हमारे 5869 केसेस को छोड़ते हुए बाकी सारे 5869 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में है और बाकी जो केसेस हैं हमारे विभिन्न फैसिलिटीज़ में है। जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज था वो भी हम लोग का एवरेज 8% का था, लेकिन विगत एक सप्ताह में ये पॉजिटिविटी का परसेंट 3% के आसपास आ गया है, जो एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन आपने जैसा उचित कहा कि अभी हम लोग को चैन से नहीं बैठना है। अभी जब तक कि इसका महामारी का पूरा नाश नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहेंगे और ये अब लोग लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन शासन ने लागू किया उसके ख़त्म होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को निगरानी बनाई रखनी पड़ेगी और उसके पश्चात जो हम लोग ने एक नया काम यहाँ पे किया था जिसके कारण जो केसेस की संख्या में काफ़ी गिरावट आई, जो हम लोग ने ये शुरुआती के दौर पे ये बात देखी कि जो ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको लक्षण हैं उसमें से कई ऐसे थे जिनकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रही थी। साथ साथ शुरू में हम लोग के RT-PCR टेस्ट आने में भी थोड़ा समय लग रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पर जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का फॉर्मूला था उसमें जो ट्रीटिंग वाला कंपोनेंट था उसको पहले कर दिया। हम लोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर मरीज के लक्षण हैं और शुरुआती दौर में ही उसका इलाज शुरू हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है कि जहां बीमार वहीं उपचार। उसको हम लोगों ने चरितार्थ करते हुए हम लोग ने जैसे ही लक्षण व्यक्त नजर आते थे उसको मेडिसिन की किट डिस्ट्रीब्यूट कराई और बनारस, अगर आप बनारस की केवल बात करें जनपद की, तो करीब 1.25 लाख हम लोग ने मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूट कराई और पूरे के पूरे मंडल की बात करें तो हम लोग ने करीब 3 लाख से ऊपर मेडिसिन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कराया। इसका लाभ ये हुआ कि बहुत सारे मरीज जो बाद में शायद हॉस्पिटलाइजेशन जिसकी संभावना बन सकती थी वो हम लोग ने उसको चेन को तोड़ा। दूसरी जो बात हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग के कारण हम लोग को विभिन्न मदों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से बहुत सारे उपकरण मिले। असर है सर कि केसेस में लगातार कमी आई है, लेकिन गोरखपुर में क्या एक्शन प्लान रहा वो भी समझ लेते हैं। जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन जी, महामारी के विरुद्ध जो महायुद्ध आप लोग लड़ रहे हैं सर, उसका एक्शन प्लान क्या रहा है अब तक? धन्यवाद पहले तो मुझे कनेक्ट करने के लिए। जो गोरखपुर मंडल की बात करें, हमारे 4 जनपद हैं और उसमें 3 जनपद जो हैं वो बहुत ग्रामीण और एग्री कल्चर प्रधान हैं, उनमें ग्रामीण अंचल काफ़ी ज़्यादा है और गोरखपुर जनपद में एक विशाल आपका नगर निगम का शहरी क्षेत्र है। और दोनों क्षेत्रों में हमने देखें तो हम लोगों ने निगरानी समिति जो सर्विलेंस है उस पर बहुत जोर दिया है। चाहे बाहर से आ रहे लोग हों, यात्री हों या प्रवासी हों जो घर लौटे या पंचायत चुनाव के लिए लौटे थे, उन पर नज़र रखना, उनको देखना कि यदि वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनको सैंपल टेस्टिंग कराना और तुरंत उनको मेडिसिन किट देना। ये कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट किया गया है और जिससे कि अर्ली स्टेज पर यदि हम डायग्नोस करते हैं और ट्रैक कर लेते हैं तो देखा गया है कि ये बीमारी उतनी भयावह नहीं होती है। उसके साथ साथ यदि हम देखें जो वेव 2 थी, वेव 2 और वेव 1 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था क्रिटिकलिटी का। वेव 2 में आपको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी, वेव 1 में इतनी आवश्यकता नहीं थी। और इस क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए जहां 30 मार्च को पूरे मंडल में लगभग 500 से 600 बेड ऑक्सीजन युक्त थे, उसको हमने 20 से 25 अप्रैल तक 3000 बेड कर दिया। और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी योगदान किया, एम्स, एयरफोर्स हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी योगदान दिया। ऑक्सीजन की जो खपत थी वो बढ़ गई और उसके लिए भी हमने प्लान किया। और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रिफिलिंग का यदि हम देखें, जो कैपेसिटी 1 अप्रैल को हमारे पास लगभग 1200 की थी, आज वो कम से कम 4600 है। सो हमने क्रिटिकलिटी पर भी ध्यान दिया। वेव 2 कैसी है, उसमें ये विलक्षण चीज़ थी कि उसमें आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, उसका किया। सर्विलेंस, आईसीयू बेड्स और मेडिसिन किट, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने भरपूर यूज़ किया है और आशा करते हैं वेव 2 से हम पूरे जनमानस को और अच्छे से बचा पाएंगे और डेथ कम से कम होगी। बिल्कुल, तो वेव 1 और वेव 2 के बीच के अंतर को समझा और गंभीरता को देखते हुए उस हिसाब से कदम उठाए गए। अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर दिनेश कुमार सिंह जी।
लगातार हम दिखाते रहे कि किस तरह आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी ले रहे हैं और उन्हें जमीन पर अमली जामा भी पहना रहे हैं। मीटिंग और मॉनिटरिंग के बीच किस तरह से तालमेल बैठाते हुए आंकड़ों को बेहतर किया गया और अब थर्ड वेव की जो आशंका है उसके मद्देनजर क्या तैयारी है? देखिए, चित्रकूट मंडल के जो 4 जिले हैं इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि चारों जिलों में मेरे 13 कोविड हॉस्पिटल हैं और उसमें हम लोगों ने जो 500 बेड पहले हुआ करते थे उसको बढ़ा करके करीब 1700 बेड का इंतजाम कर लिया। सभी ऑक्सीजन युक्त हैं, जिसमें हमारे 96 बेड आईसीयू के हैं और 55 बेड जो हैं वो एसडीयू के हैं। जो दूसरी लहर आई उसमें जो अधिक से अधिक केस हमारे अस्पतालों में भर्ती होने वाले थे वो 596 थे। ये मैक्सिमम हमारे अस्पतालों में गए। हमारे पास हमेशा 1000 बेड के आसपास खाली रहे। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बांदा में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे L2 हॉस्पिटल हैं और L1 हॉस्पिटल हैं। तो मेरे दूसरी लहर में ना तो कोई बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की हमने पर्याप्त व्यवस्था कर ली थी क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट था भरुआ में, हमीरपुर में जी, और वो 1800 सिलेंडर पर डे भरते थे और जिलों को भी देते थे और हमारे जिले को भी पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मिल जाते थे। तो हमारे पास न ऑक्सीजन की कमी थी न बेड की कमी थी। और आज की तारीख में हमारे पास लगभग 2000 बेड हम लोग तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक, कहीं कोई कमी नहीं है। और हमने 17 लाख टेस्ट किए हैं जब से कोरोना आया है। इन 17 लाख टेस्ट में केवल जो है हमारे जो पॉजिटिव केस निकले हैं वो 27,000 निकले हैं शुरू से लेके अब तक, जब तक कोरोना शुरू हुआ। ये जो दूसरी लहर थी, इस दूसरी लहर में हमारे 1 मई के आसपास सबसे अधिक जो है एक्टिव केस थे, वो थे करीब 5200 केस एक्टिव हमारे 1 मई के आसपास थे। वो घट करके आज की तारीख में 555 केस रह गए हैं जो एक्टिव हैं चारों जिलों में मिला करके। जो हमारे केस आज की तारीख में निकल रहे हैं, जैसे हमारे महोबा में 4 केस कल निकले हैं, 2000 टेस्ट हुए हैं। हमीरपुर में 11 हमारे केस निकले हैं, वहाँ भी 1800 टेस्ट हुए हैं। बांदा में 5000 टेस्ट में केवल 13 निकले हैं। चित्रकूट में 4 केस निकले हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव केस निकलने की गति है बिल्कुल खत्म सी है। एक सकारात्मक संकेत है सर, एक सकारात्मक संकेत है कि हम बहुत जल्द इस जंग से जीत जाएंगे। लेकिन कोविड के बाद जो हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो रही है पोस्ट कोविड, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। दीपक जी, सर पोस्ट कोविड के बाद खास तौर से ब्लैक फंगस एक जो बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सामने है, उसकी पहचान को लेकर, उसके इलाज को लेकर, उसकी जागरूकता को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? इसमें हमारे यहाँ BHU संस्थान है जिसमें अभी वर्तमान में ब्लैक फंगस का उपचार का सेंटर बनाया गया है। हम लोगों ने शुरू में इसको 40 बेड से शुरू किया था और उसको हम लोगों ने बढ़ाकर अब 80 बेड्स के कर दिए हैं। वर्तमान में 71 संभावित ब्लैक फंगस के मरीज वहाँ पर उनका उपचार पा रहे हैं, जिसमें करीब 23 के आसपास का कंफर्मेशन हो चुका है। बाकी का टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। उसके लिए जो दवाइयाँ हैं उसके शासन से हम लोग को प्राप्त हो रही है और उपलब्धता के अनुसार से और जो मरीजों की गंभीरता के अनुसार से उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। और उसकी जागरूकता के लिए हम लोग ने सभी अस्पतालों को सचेत कर दिया है, जहाँ जहाँ कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, कि जहाँ जहाँ इस तरह के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण पाए जाएं, तत्काल वहाँ पर BHU में जो हमारा कंट्रोल रूम है उनको सूचित किया जाए और फिर उन मरीजों को हम लोग BHU में उसको शिफ्ट कराकर उनका उपचार अलग वार्ड में करा रहे हैं। साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शुरू में इसका उपचार हो रहा था, लेकिन वर्तमान में हम लोग ने BHU को इसका एक सेंटर बनाया जा चुका है, चूँकि दवाइयाँ अभी हम लोग प्राथमिकता पर BHU को उपलब्ध करा रहे हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक जो गाइडलाइंस शासन ने दी है उसके प्रिवेंशन के लिए भी और उसके सर्वेलेंस के लिए भी वो हम लोग हर कोविड हॉस्पिटल में उसकी जानकारी दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम लोग ने कोविड-19 की सेकेंड वेव पे अभी वर्तमान में एक कंट्रोल की स्थिति में हम लोग लेके आए हैं, उसी तरह इस जागरूकता से और जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने से हम लोग इसको ब्लैक फंगस को भी बहुत शीघ्र ही हम लोग इसकी रोकथाम कर पाएंगे। यही उम्मीद हर कोई कर रहा है। सर जयंत नार्लिकर जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगी। सर
अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जापानी बुखार से किस तरह से वहां बच्चे और उनके अभिभावक परेशान रहे वो हम सब ने देखा। लंबे समय तक इस बीमारी से हर कोई दहशत में रहा, लेकिन गोरखपुर ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और आंकड़े जो है वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। सर, वो जो एक्शन प्लान रहा कितना मददगार रहा कोरोना क्राइसिस के इस दौर में, और उस थर्ड वेव के बारे में इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो हमारे बच्चों को प्रभावित कर सकती है। देखिए, जो थर्ड वेव, संभावित थर्ड वेव की बात हो रही है, उसमें एक सेक्शन जो है 18 से कम आयु के वर्ग है जिसको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, और उसमें पहली 2 वेव में कम लोग संक्रमित किए गए हैं, और इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो वर्ग जो है प्रभावित हो सकता है। और जैसा आपने ठीक कहा, JES AES के लिए हमने एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कर रखी है। ब्लॉक स्तर पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है, फिर आपके ब्लॉक स्तर से ऊपर में जाने पर मिनी PQ हैं जिनको हम पीडियाट्रिक ICU बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर भी हमने पीडियाट्रिक ICU बनाए हैं। और थर्ड जो टर्शरी केयर का लेवल है, BRD में भी एक पीडियाट्रिक का बड़ा वार्ड है। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको ही हमने पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज जिसे ब्लैक फंगस प्राइमरली उसमें भी लगाया है, और उसी को हम थर्ड वेव, संभावित थर्ड वेव के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ये पीडियाट्रिक के ICUs हैं ये फुली एक्टिव रहें, इनकी मैन पावर रहे, यहाँ औषधि की व्यवस्था रहे, और मैन पावर की समय रहते हुए ट्रेनिंग संभावित थर्ड वेव के लिए भी कर ली जाए। ठीक है दिनेश जी, मेरा सवाल यही सवाल है आपसे भी कि दूसरी लहर में जिस तरीके की सक्रियता आपकी तरफ से देखने को मिली, ज़मीन पर उतरकर आप गए, बराबर निगरानी समितियों के संपर्क में रहे, तीसरी लहर को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं सर, निगरानी समितियों की तरफ से, CHC की तरफ से, PHC की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से, उसको थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि उनको पता चल पाए कि हमारी क्या तैयारियाँ हैं। देखिए, 2 गांव प्रतिदिन ना गया हूं, क्योंकि हर दशा में लोगों को जागरूक करना था, लोगों को जोड़ना था, उनका डर और भय खत्म करना था। तीसरी लहर की तैयारी के लिए हमने जो व्यवस्थाएं दूसरी लहर में की हैं, वो परमानेंट मजबूत व्यवस्थाएं की हैं। हमने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही हर न्याय पंचायत के लिए एक मजिस्ट्रेट इसीलिए नामित कर दिया था कि वो 8-10 गांव के क्लस्टर को स्वयं देखे कि हमारी निगरानी समिति काम करे, लोग जागरूक हों और बचाव के जो उपाय शासन ने बताए हैं उनका पालन हो। लोग जल्दी से जल्दी इस बीमारी को अपनी बताएं, छिपाएं नहीं। जो लोग छिपा लेते हैं तो 3-4 दिन तक अगर दवा नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वो केस खराब हो जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है। ये जो हमारे यहाँ सफलता मिली वो उसके पीछे यही था कि हमने शुरू में ही हर न्याय पंचायत के लिए एक मजिस्ट्रेट नामित कर दिया, और हम लोग गाँव में खुद उतर गए, हमारे चाहे जिलाधिकारी हो चाहे अधिकारी, और ये हम परमानेंट बनाए रखेंगे इस श्रृंखला को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा गांव स्वच्छ गांव, इन दोनों पर हम काम कर रहे हैं। हमने टीम बना दी सफाई की, उस न्याय पंचायत के सारे पूल कर लिए कर्मचारी और उनको गांव दे दिया कि इस गांव को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर दो, 2-3 दिन में फिर अगला गांव लो। तो गांव को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और साथ साथ हम उनको फॉगिंग करेंगे, ये भी काम साथ साथ करेंगे, और लोगों को जागरूक करके उनका वैक्सीनेशन कराना, टेस्टिंग के लिए उनको प्रेरित करना, ये हमारा काम लगातार चलेगा। और तीसरी वेव जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसमें 100 बेड हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हमारी व्यवस्था चल रही है, तो वो तैयारी भी हमारी है। लेकिन मुख्य हिस्सा रहेगा कि लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर आएं, साथ साथ अपनी इस बीमारी को छिपाएं नहीं, और जागरूकता बनी रहे, और हम लोग मैदान में रहें, उनके बीच में रहें। तो हम लोग तो लगता है कि तीसरी वेव शायद नहीं आएगी, और आएगी भी तो पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने तो चित्रकूट मंडल में आज हमारे यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 0.30 है। हम बिल्कुल इसको 0 पे ले आए हैं, और कोशिश करेंगे कि तीसरी वेव मेरे यहाँ आए ही ना। बिल्कुल यही तस्वीर हर मंडल में देखने को मिले, ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं। दीपक जी, ग्रामीण अंचल में जागरूकता अभियान तरह तरह के चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से सर ने जिक्र भी किया कि मेरा गांव कोरोना मुक्त या मेरा वार्ड कोरोना मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं जो हमने दिखाई भी है कि कई गांव के लोग ऐसे हैं जो हेल्थ टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, या जहां पर जागरूकता का इतना अभाव है कि वो बीमार पड़ने पर बीमारी को छिपा जा रहे हैं। तो कैसे, किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है? उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्लान है?
जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा थर्ड वेव पे भी, क्योंकि ये हम लोग वाराणसी में एक थर्ड वेव के लिए थोड़ा सा अलग सा एक प्रयास कर रहे हैं। तो हालांकि आपका प्रश्न दूसरा था, लेकिन मैं थोड़ा सा समय इसमें लूँगा। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर एक पीडियाट्रिक्स की पूरी एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है अपने जनपद स्तर और मंडल स्तर पे, जिसमें न सिर्फ मंडल के बल्कि बाहर के भी अच्छे जो पीडियाट्रिशियन उनको जोड़ के हम लोग ने एक एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से एक पूरा SOP बनाया है कि इसमें हम लोग को क्या क्या उपकरण की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या कंज्यूमेबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उन सब की लिस्ट ऑलरेडी बन गई है। उसका प्रोक्योरमेंट का हम लोग ने काम बहुत शीघ्र चालू करने हैं। दूसरा, इसमें एक चीज़ देखने आया, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी हम लोग डिटेक्शन करेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं। तो हम लोग ने ये एक निर्णय लिया है मंडल में कि हम लोग जून प्रथम सप्ताह से जो हम लोग की रूटीन टेस्टिंग होती है RT-PCR की, उसमें हम लोग 50% हम लोग टेस्टिंग इस 18 साल के कम उम्र के लोगों का करेंगे। जितने भी प्राइवेट पीडियाट्रिशियन हैं, जितने भी हमारे सरकारी पीडियाट्रिशियन हैं, जितने भी ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे बच्चों का उपचार होता है, MCH हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सब की हम लोगों ने बैठकें कर ली है। उनको हम लोग RT-PCR की कलेक्शन किट प्रोवाइड करेंगे। और वो भी जो बच्चे जो नॉर्मल सिम्टम्स से लेके आ रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या ना हो, अगर वो नॉर्मल सिम्टम्स कोई भी बीमारी लेके आ रहे हैं, इस समय बरसात के समय और बीमारियां भी होती हैं, उनका हम लोग रूटीन में सैंपल कलेक्ट करेंगे, जिससे हम लोग को ये आभास हो जाएगा, जो सर्वेलेंस का काम होता है, कि अगर केसेस की संख्या बच्चों में बढ़ रही है तो हम लोग को पहले एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। और इसमें जैसा कि जितना पहले हम लोग को सिग्नल मिलता है उसको ही कंट्रोल करने में हम लोग को आसानी होगी। दूसरा, यहाँ पे डॉक्टरों ने जो राय दी है कि हम लोग का जो बच्चों का नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है, जिसमें आपका फ्लू का है, DPT का है, BCG का है, उन टीकों पे भी हम लोग को जोर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कि देखा गया है कि जनरली बाकी जो अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं बच्चे, उसमें या फिर लोग, उनमें कोमॉर्बिडिटी के कारण उनके मोर्टालिटी रेट या उनको इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। तो हम लोग जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसको तेज कर रहे हैं, जिससे कि बाकी, और उसमें ये भी देखा गया है, बताया गया है पीडियाट्रिशियन द्वारा, कि जो नॉर्मल फ्लू की वैक्सीन है या बाकी अन्य वैक्सीन है, वो भी हमको इस बीमारी में प्रिवेंशन करने में उपयोगी हो सकती है। तो उस वैक्सीनेशन पे भी हम लोग, रूटीन वैक्सीनेशन पे भी जोर दे रहे हैं। जी, इसके साथ साथ हम लोग नीकू और पीकू पे जो बाकी हमारे मंडलायुक्त ने बनाया, उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। जी दीपक जी, आपका ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन का जो आपने प्रश्न पूछा, उसमें जी एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। सर, गोरखपुर और वाराणसी दोनों ही हाई प्रोफाइल मंडल है, तो क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दबाव रहता है क्या? जी, ऐसा दबाव नहीं रहता, सहयोग रहता है। हम लोग को दबाव एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा सहयोग रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन का हम लोग को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे संसाधन हम लोग जुटा पाते हैं। और यही कारण है कि मैंने कहा कि यहाँ वाराणसी में हम लोग ने इस केवल 15-20 दिन के दौरान अपनी क्षमता हर चीज़ों में, चाहे वो वेंटिलेटर्स के नंबर्स हों, चाहे HFNC के नंबर्स हों, चाहे हमारे टेस्टिंग के नंबर्स हों, या हमारे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के नंबर्स हों, दवाइयों के नंबर्स हों, उसको हम लोग ने ट्रिपल कर लिया है इस अल्प अवधि में। तो इसलिए हम लोग को उनका सहयोग मिलता है, कोई दबाव की कोई बात नहीं होती। अच्छी बात है सर, हम उम्मीद करते हैं कि सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, ताकि लोगों के मन में जो डर है, जो आशंका है तीसरी लहर को लेकर, वो आशंका मिट जाए, लोगों को ये लगे कि अगर वो बीमार होंगे तो उनको बेहतर इलाज मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए, अपनी तैयारियों का जिक्र करने के लिए और बताने के लिए कि लोग निश्चिंत रहें, हम तैयार हैं। बिल्कुल, और हमारे इस ई कॉन्क्लेव का मकसद ही यही है कि किस तरह से तैयारियां हो रही है जमीन पर अमित, और हालात किस तरह बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उन योजनाओं पर काम हो रहा है, वो हम अपने जो तमाम जनता है, हमारे तमाम दर्शक हैं, वो समझ सके और देखे कि थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर भी यहाँ पर तैयारी कितनी युद्ध स्तर पर जारी है। ठीक बात है, और लोगों के मन में भी जो और आशंकाएं हैं उसको लेकर भी हमारी कवरेज लगातार चलती रहेगी। आपके मंडल से जुड़े हुए तमाम सवालों का जवाब आपको आज इस ई कॉन्क्लेव के माध्यम से मिलने वाला है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।